इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दुबई और बहरीन में ईरान का अटैक एक बार फिर से। दुबई और बहरीन में बज रहे सायरन, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब बात करते हैं ईरान के उस मूव की जिसको लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा है। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का एक सूत्रीय एजेंडा था सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei को सत्ता से हटाना और अपनी पसंद के किसी शख्स को ईरान की गद्दी पर बैठाना। हमले से पहले शायद ट्रंप को लगा होगा कि वो यहां भी वेनेजुएला की तरह बड़ी आसानी से तख्ता पलट कर देंगे और बाद में अपनी शर्तों पर ईरान की सरकार को चलाएंगे। लेकिन जैसे ही अली खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei का नया सुप्रीम लीडर बनने की खबर सामने आई, ट्रंप का सारा प्लान फेल हो चुका है। क्योंकि अब ईरान की सबसे बड़ी कुर्सी पर वो शख्स बैठने जा रहा है जिसके पिता की मौत डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हुई है, या यूं कहें कि उनके फैसलों की वजह से वो मारे गए। हो सकता है कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर अपने पिता की मौत का बदला लेने की कोशिश करे, या यह भी हो सकता है कि मुज्तबा कोशिश ना करें लेकिन ट्रंप को ताउम्र ये डर सताता रहे कि ईरान की सरकार मेरी हत्या करवा सकती है। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के लिए पूरी जिंदगी डर में बिताना भी बहुत हद तक मृत्यु के समान होता है। बहरहाल आज रात अयतुल्लाह अली खamenei के अंतिम दर्शन होने थे, लेकिन दावा किया गया है कि भारी भीड़ होने के कारण यह अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात सामने आई है। अयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद मुज्तबा खamenei को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना लिया गया। मुज्तबा खamenei अली खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei को सुप्रीम लीडर बनाए जाने का आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है। मुज्तबा खamenei ईरान की राजनीति में काफी सक्रिय हैं, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुज्तबा खamenei का IRGC और बासिज फोर्स से गहरा संबंध है। IRGC के दखल के बाद ही मुज्तबा खamenei के सुप्रीम लीडर बनाए जाने की चर्चा है। यानी पिछले 3-4 दिनों से ईरान में जारी राजनीतिक शून्य को भरने का काम हो रहा है। लेकिन इजराइल चुप नहीं रहने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जो भी खamenei की सत्ता संभालेगा, उसका वारिस बनेगा, उसे मौत निश्चित मिलेगी। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता थी। वर्ष 1941 और 1979 तक शाह मोहम्मद रजा पहलवी शासन चला रहे थे, नंबर 1 यहां पर। अब उसके बाद कहानी आती है, ध्यान से देखिएगा। 1979 जब एक रेवोल्यूशन हुआ, उसमें इस्लामिक क्रांति होती है। ये जो शाह थे इनको भागना पड़ा बैग एंड बैगेज के साथ, पूरी दुनिया में घूमे और फिर फाइनली अमेरिका में सेटल डाउन कर गए। लेकिन तब आए कौन? खamenei। कब तक रहे? जब तक इराक से युद्ध चलता रहा। खamenei, ध्यान से देखिए। और सत्ता आई अयतुल्लाह रूहुल्लाह खamenei की। ध्यान से देखिएगा। उन्हें 1979 से 1989 तक शासन किया। इसके बाद वर्ष 1989 से 2026 तक, यानी 4 दिन पहले तक अयतुल्लाह अली खamenei नहीं ईरान के सबसे बड़े नेता थे। ये प्रेसिडेंट भी बने। और वहां के जब ये इनकी मृत्यु हो गई, इराक से युद्ध हारने के बाद एकाएक क्या हुआ वो अभी भी सस्पेंस है। इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये आते हैं, वहां के स्पीकर ने इनका नाम फॉरवर्ड किया। हालांकि बाद में दोनों की एक तरीके से अदावत हो गई थी। खैर, इजराइल और अमेरिका की बमबारी में अली खamenei मारे गए। ये khomeini है, ये खamenei है, फर्क है जरा। अब नया उत्तराधिकारी चुना गया है और वो है मुज्तबा खamenei, जिनके लिए कहा गया था कि जो बम्बार्डमेंट इन पर हुआ उसमें ये भी मारे गए। लेकिन नहीं, ये जीवित हैं। इनके एक छोटे भाई कहां हैं उसको लेकर सस्पेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि वो रशिया में। मुज्तबा खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। आज हमने खamenei की सत्ता पर भी एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि 11 साल की उम्र में मौलवी बना एक लड़का 37 वर्षों में कैसे ईरान की सत्ता का सबसे शक्तिशाली चेहरा बन गया। ध्यान से देखिए। 19 अप्रैल 1929 में ईरान के मशहद में जन्मे, 1939 में ईरान के मशहद में जन्मे अयतुल्लाह अली खamenei ने बहुत कम उम्र में मजहबी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। फिर पढ़ाई के लिए वो 1950 के दशक में कुम चले गए और सिर्फ 11 साल की उम्र में मौलवी बने। यहीं वो इस्लामिक क्रांति के जनक अयतुल्लाह खamenei से मिले और उन्हीं के विचारों ने खamenei की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। धीरे धीरे वो खamenei के सबसे भरोसेमंद शागिर्दों में से बन गए। खamenei ने 1960 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
फिर वर्ष 1979 में ईरान में ऐसी इस्लामिक क्रांति आई कि क्रांति की आंधी आई जिसमें शाह की सरकार गिर गई। लेकिन उससे पहले खुमैनी 6 बार जेल गए और आइसोलेशन में रखे गए। कहते हैं कि वहां पर उनके अंदर जो चेंज आया, जो कट्टरता आई, वो अपने आप में आने वाले समय में देखी गई, उसका परिणाम। खुमैनी की सरकार आई और फिर खुमैनी उसके सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे। वर्ष 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुमैनी पर बम से हमला हुआ जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। याद रखिएगा, उनका दाहिना हाथ हमेशा अंदर रहता था, याद रखिएगा, वो कभी भी उस गाउन से बाहर नहीं निकलता है। वो सरवाइव कर गए उसको। इसके बाद खुमैनी को ईरान का उप रक्षा मंत्री बनाया गया और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC बनाई, जो आज के दौर में ईरान की सबसे शक्तिशाली सेना है। खुमैनी को वर्ष 1981 में राष्ट्रपति की सत्ता मिली। वो करीब 8 साल तक इस पद पर रहे, लेकिन फिर शुरुआत हुई साल 1989 की, जहां खुमैनी का अध्याय खत्म हो गया। सुप्रीम लीडर के तौर पर खुमैनी के अध्याय का आरंभ हुआ। आरोप है कि यहीं से क्रूर शासक के तौर पर खुमैनी का उदय हुआ, जिनके शासनकाल में सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सुरक्षा बलों के जरिए बेरहमी से दबा दिया गया। आंदोलनों को कुचला गया, हजारों लोग मारे जाते रहे और इस क्रूर शासन के जरिए खुमैनी ने 1979 से पहले के ईरान को एक इतिहास बना दिया, जहां मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, शाह को लोग अमेरिका से इंस्पायर्ड कहते थे और एक्सट्रीमली करप्ट कहते थे, बुरी तरीके से करप्ट। तो लोगों ने वहां पर आंदोलन छेड़ा और ये लोग बेसिकली एग्जाइल में थे, ये वापस आए। खैर, हाल के दौर में ईरान की हुई हिजाब क्रांति और सैकड़ों लोगों की मौत खुमैनी की क्रूर सत्ता का प्रमाण बनी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से खुमैनी को सत्ता से हटाने की मांग तेज होती चली गई। अमेरिका और इजराइल ने इसका समर्थन किया, लेकिन हर आंदोलन खुमैनी के जोर के आगे दब गया, क्योंकि ईरान के हर जरूरी मुद्दे से विदेश नीतियों तक आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खुमैनी लेते थे। इसीलिए इजराइल का मानना था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से IRGC के खात्मे तक खुमैनी की हत्या जरूरी है, और आखिरकार इजराइल और अमेरिका इसमें कामयाब हो गए जब उनको एक ऑपर्च्यून टाइम दिखा। और सीधे क्विक टेक लूंगा क्योंकि इस शो को हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे पॉलिटिकल खबरों को लेकर। और बाहल सर मेरे साथ है। बाहल सर, मुज्तबा खुमैनी से ज्यादा कट्टर हैं, क्या होगा आगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है निशान जी। मुश्तबा खुमैनी ने 1987-88 में IRGC में रहते हुए लड़ाई करी थी इराक वॉर की, और उसके बाद 2009 में जो तख्ता पलट की कोशिश, माफ कीजिएगा, इलेक्शन को रिगिंग के लिए बासिज फोर्स का इस्तेमाल, बासिज मिलिशिया का इस्तेमाल किया गया था। तो खुमैनी की थिंकिंग जो थी, ओरिजिनल खुमैनी की, इनके पिताजी की, वो कम से कम उतनी कट्टर तो इनकी थिंकिंग रहेगी और आगे भी रहेगी, और इसी वजह से इनको IRGC का पूरा समर्थन मिला हुआ है। और आने वाले समय में वो अपने पिताजी का बदला जो अभी ले रहे थे वो कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे, और जब तक उनको पॉइंट टेकन सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी सर, आई विल मेक इट अप टुमारो इफ यू हैव टाइम फॉर 4 PM सर, बाहल सर, एंड थैंक यू अजय सर, एंड थैंक यू दीपक गोरा सर।